हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, मज़े में। तब होली का त्यौहार आप सभी के लिए कैसा रहा? सबका मस्त ही रहा होगा। और स्पेशल मस्ती उनको हुआ होगा या तो जिनका कोई ना कोई है या बड़ी भाभियाँ हैं ना। अरे बड़ी भाभी मतलब वही मज़ा वाला काम, रंग लगाए लगवाए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे भी बड़े भाभियों को हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत बढ़िया माँ की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन उनसे छोटी भाभियाँ हो उनसे क्या कहा जाए, है ना। खैर छोड़ो, वो अलग की बात है ना। वो बात जो होगा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का जो 4 चैप्टर हिंदी का हुआ है, ख़त्म हो गया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रोज है ना। और रोज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इतना ध्यान में डाल लेना है कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आज हम लोग तो इसका लेखक परिचय के बारे में देखेंगे लोग, और इसका पूरा कल एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। जो इसका राइटर है, लेखक है ना। रोज का जो लेखक है उसका नाम क्या है? उनका नाम है अज्ञ, है ना। अज्ञ। इनका एक बहुत बड़ा नाम है। अगर पूरा नाम देखा जाए तो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, है ना। ऐसा टेढ़े नाम है कि हमको दिमाग में पर नहीं चढ़, मैंने दिमागों पता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो हम लोग इनको अयोग्य से ही जानेंगे और सबको अयोग्य से ही जानना है ना। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ है, उससे बढ़िया हम लोग ये जानेंगे कि इनका जो नाम है वो क्या है, अयज्ञ साहब, है ना। चलिए आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। लेखक परिचय तो हम लोग बढ़िया से देखबे करेंगे, इसका टेस्ट भी लगाएंगे। और कल जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना प्यारा पाठ है ना। किसी लड़की की शादी जब होती है, वो अपना घर जाती हैं तो कैसे कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे वो अपनी ज़िंदगी व्यक्त करते हैं। उसी में इसमें भी जो अयज्ञ साहब है, इनका बचपन की एक दोस्त है, वो कहने में नाता में बहन भी है, दोस्त भी हैं, साथ खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, सारी चीज़। और जब ये जाते हैं अपने बहन के घर तो क्या क्या बातें होती हैं, कैसी कैसी उन लोगों की ज़िंदगी कट रहा होता है ना। एक लड़की की ज़िंदगी कैसे कटता है, ये सारे बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वो कब पढ़ेंगे? वो कल पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग खूब बढ़िया से आज जो इनका रोज का लेखक परिचय है, इसको हम देख लेते हैं कि जो अयज्ञ साहब हैं, ये अयज्ञ साहब, इनके बारे में जितने सारे चीज़ हैं, और ये भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे किए हैं, उन सारे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए रेडी हो। आज जो है क्या बोला जाता है, लेखक परिचय जानने के लिए हम तो एक बात कहेंगे कि अगर आप लोग बुरा ना मानो तो अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, या डायरेक्ट अपना चैनल का लिंक जो है उसी को शेयर कर दो, ताकि जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे जुड़ सके, ताकि हम लोगों को समय धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अगर ख़त्म होते जा रहा है तो साथ में पढ़ना भी जो बहुत ज़रूरी है ना। और एक दो बच्चे का ये भी कमेंट था कि सर एक चैप्टर आप गद्यखंड से पढ़ाइए, एक पदखंड से पढ़ाइए, उसके बाद एक जो है व्याकरण से पढ़ाइए। लेकिन इतना बच्चा भी कोई नहीं है, आप लोग 12th में आ गए हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी तो आ ही गई है कि कोई चीज़ इंसान भूल जाए। हम तो ये पढ़ लेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे। और ग्रामर व्याकरण जो है वो ना पढ़ाने का रीज़न ये है कि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखना है ना। और ऑब्जेक्टिव जब हम लोग देखेंगे तो वो बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग उस परिस्थिति में देखेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो देखेंगे व्याकरण, है ना। और व्याकरण देखने के बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन बैंक पे लग जाएंगे, मॉडल फिट वगैरह पे लग जाएंगे, ताकि कोई चीज़ भूल ना पाए। हम लोग इसका टेस्ट भी लेंगे बहुत जल्दी, टेंशन की बात नहीं है, हम भूलने नहीं देंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत से और तुम लोग भूल जाओ, इतना आसानी से ही हो सकता है? कभी ना। टेस्ट बहुत जल्दी शुरू होगा, पहले थोड़ा तो हो जाए, है ना। चलिए तो आज हम लोग अयज्ञ साहब जो है, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, है ना। इनके बारे में हम लोग सारे के सारे बात जानते हैं, लेकिन पूरा नाम हमारा भी जुबान पर नहीं आता है। आप लोगों की जुबान पर आ जाए तो बेटर है, लेकिन इनको अयज्ञ के नाम से हम लोग जानेंगे, काहे कि दूसरा अयज्ञ पूरा चैप्टर में नहीं है ना। चलिए, इनका जो अयज्ञ साहब है, इनका जन्म जो है ना कब हुआ है, 7 मार्च 1911 को हुआ है। कब हुआ है? 7 मार्च 1911 को अयज्ञ साहब का जन्म हुआ है। और इनका जो निधन है, यानी कि ये कब मरे हैं, तो 4 अप्रैल 1987 को मर गए हैं, है ना। 7 मार्च 1911 को अयज्ञ साहब का जो है
1907 मार्च 1911 में जन्म होता है और 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हो जाता है ना। चलिए, अज्ञ साहब जो है उनका जन्म स्थान जो है यानी कि कहाँ पैदा हुए हैं, अज्ञ साहब जो है उनका जन्म स्थान जो है कहाँ है, सरैया है, कस्या है, कहाँ, कस्या कुशीनगर में पड़ता है। कुशीनगर में एक जगह है जिसका नाम है कस्या, वहीं पे, जो कि कुशीनगर हम लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है कुशीनगर। वहीं पे एक जगह है जिसका नाम कस्या है, वहीं पे अज्ञ साहब का जन्म हुआ है ना। लेकिन अज्ञ साहब जो है ना ये मूल निवासी कहाँ के हैं, यानी कि ये रहने वाले कहाँ के हैं। जन्म तो ठीक है कुशीनगर में हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ, कस्या में हुआ है, लेकिन वो स्पेशल मूल निवासी कहाँ के हैं, उनके माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, तो करतारपुर है ना, कहाँ के, करतारपुर, पंजाब में एक जगह है करतारपुर, वहीं के रहने वाले इनका माता पिता हैं। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अज्ञ साहब जो है मूल निवासी जो है करतारपुर पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म कस्या कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुआ है। इनका जन्म जो है अज्ञ साहब के 7 मार्च 1911 को और जो निधन है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, है ना। अज्ञ साहब जो है उनका माता श्री का नाम क्या है, तो उनका माता श्री का नाम है वयंती देवी। क्या है, वयंती देवी अज्ञ साहब की माता का नाम है। और अज्ञ साहब जो है उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना। क्या नाम है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, जो कि पुरातत्व के डॉक्टर है। पुरातत्व का मतलब आप लोग समझते हो क्या है, जो हिस्ट्री वगैरह जो आर्ट से पढ़ा होगा और जिनको रुचि होता होगा हिस्ट्री में ज़्यादातर, उनको 100% पता होगा कि पुरातत्वता के मतलब क्या होता है ना। ये जो होता है जैसे प्राचीन पुरानी चीज़ों की सभ्यता की खोज हुई, इसके बारे में जो खोज किया, ऐसे ही पुरानी जितनी सारी चीज़ों के बारे में खोज होता है ना, उन सारे खोजकर्ता लोगों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्ववेता कहते हैं, है ना। तो वहीं ये भी थे, वो डॉक्टर इसलिए है, उनका उपाधि होगा, या ये तो PhD किए होंगे इनका पिताश्री, है ना। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को, निधन 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान कहाँ है, तो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनका ये मूल निवासी है करतारपुर के, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनका माता का नाम वयंती देवी है और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, जो कि एक खोजकर्ता है, मान के चलो, है ना। लेकिन खोजकर्ता ऑप्शन में नहीं देगा, खोजकर्ता तो ऑप्शन में देगा नहीं, देगा तो क्या देगा, अरे यार कहाँ भाग गया, हाँ क्या देगा, पुरातत्ववेता देगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अज्ञ साहब जो है उनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं लोग। उनका जन्म, मरण, माता पिता, निवासी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए, ये तो हम लोगों ने देखा। अब उनकी शिक्षा वो कैसे कैसे कहाँ से पढ़ाई किए थे, इसके बारे में भी देख लेते हैं लोग, है ना। चलिए, अज्ञ साहब जो है लखनऊ में घर पर मैट्रिक 1925 में, लखनऊ में, ठीक है, घर पर मैट्रिक, यानी कि लखनऊ में जब इनके पिता थे, है ना, लखनऊ में जब इनके पिता थे तो वहीं पे इनका घर था, वहीं से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा 1925 ईस्वी में पास कर लिया, है ना। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटर 1927 ईस्वी में पास किया, है ना। यानी कि लखनऊ में जो इनका घर था वहीं पर रहकर इन्होंने 1925 ईस्वी में अपना मैट्रिक परीक्षा पास किए और पंजाब विश्वविद्यालय से 1927 में इन्होंने इंटर कर लिए, है ना। उसके बाद देखो, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने BSc 1929 में किए, यानी कि 1929 में, उस समय BA जो है 2 साल का ही होता था, है ना। तो 29 में इन्होंने BA कर लिए, कहाँ, मद्रास से। मद्रास में एक क्रिश्चियन स्कूल है, कॉलेज है, वहीं से इन्होंने BSc किए थे, BA नहीं BSc किए थे 1929 ईस्वी में, है ना। उसके बाद फोरमन कॉलेज लाहौर, है ना, फोरमन कॉलेज लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान हो गया है, वहीं पाकिस्तान, है ना, जो लतखोर हैं, वहीं फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब जो है ना, वहीं वर्तमान जो अभी बताया वर्तमान में पाकिस्तान है, यानी कि फोरमन कॉलेज जो है लाहौर पंजाब में, वहाँ से इन्होंने क्या किया, इन्होंने MA किया, किसमें, अंग्रेजी में, है ना,
पूर्वार्ध किस में किया? अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था, ये बात ध्यान रखना है ना। अंग्रेजी में एमए किया, बीएससी इन्होंने किया, इंटर जो है 1927 में किया, मैट्रिक 1925 में किया और लाहौर से इन्होंने एमए कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई इनकी रुक गई। एमए लाहौर से तो किए, लेकिन इन्होंने उस समय अंग्रेजों का शासन था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमारे एक ही देश था, तो उस समय आंदोलन में इन्होंने भी भाग लिया होगा और अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया होगा अय्यग्य साहब को, और उसी दौरान इनकी आगे की पढ़ाई जो है एमए करने के बाद रुक गई, है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है आगे हम लोग देख लेते हैं ना। अब जो है इनको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, यानी कि कौन कौन सी ये भाषा जानते थे। देखिए, अय्यग्य साहब जो हैं संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, इसके अलावा फारसी भी जानते थे, है ना। इसके साथ साथ तमिल भी जानते थे और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे भाषाओं का उनके पास ज्ञान था, यानी कि बहुत भाषा और भी जानते थे। मेरे भी एक दोस्त है मुमताज भाई, है ना, मुमताज उनका नाम है, और हम लोग लगभग मुमताक लिखा गया, है ना। अब मुमताज भाई हैं, वो लगभग में को भाषा जानता है ना, जैसे कि अय्यग्य साहब हैं, वैसे ही मुमताज भाई एक तो मान जाइए भोजपुरी जानबे करते हैं, उसके साथ साथ हिंदी तो हर कोई जानता है ना। उसके साथ साथ ये भाई साहब उर्दू भी अच्छा तरीके से जानते हैं, इसके साथ साथ ये तमिल भी जानते हैं, है ना। इसके साथ वो थोड़ा सा अरबी भी शायद जानते हैं और साथ में ये नेपाली भी जानते हैं, है ना। नेपाली हमारे ही दोस्त हैं बचपन के गांव के, इनके पास भी 6 गो लैंग्वेज, एक आध गो अभी हमको पता ना हो, लेकिन 6 गो लैंग्वेज के बारे में ये भी बड़ा बढ़िया तरीके से जानते हैं और बोलते भी है ना। तो जैसा माहौल उनको मिला, अय्यग्य साहब भी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। इनके पिता जब एक खोज करता थे तो वो तरह तरह की खोज करने के लिए अलग अलग जगह जाते होंगे, इसलिए इनको बहुत सारे भाषा की जानकारी हो गई। वैसे ही मेरे दोस्त तमिल रहे हैं तो तमिल जान गए, यहाँ रहे तो हिंदी उर्दू जान गए, है ना। मदरसा में रहे तो उर्दू जान गए, है ना, उर्दू जान गए, अरबी जान गए, नेपाल गए तो नेपाली जान गए, इंजीनियरिंग करने गए चेन्नई तो वहाँ तमिल इंग्लिश खूब बढ़िया जान गए। वैसा ही तो यानी कि जो लैंग्वेज हैं अगर बेसिकली कहा जाए तो पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है, तबादला के तहत ही हम लोग जान सकते हैं। तो इनके बारे में आप छोड़िए, हाँ हम लोग अय्यग्य साहब के बारे में आते हैं ना। तो अय्यग्य साहब जो है उनको कौन कौन सी भाषा के ज्ञान था? संस्कृत का था, है ना, अंग्रेजी का था, हिंदी का था, फारसी का था और तमिल का था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा भाषा जानते थे, है ना। चलिए आगे थोड़ा सा इनके और चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इनका व्यक्तित्व और स्वभाव क्या था, ये कैसे आदमी थे और इनका रहना सहना ढंग ढांचा कैसा था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। क्या है कि जब हम लोग लेखक परिचय पढ़िए रहे हैं तो जो भी हम लोगों को बुक में दिया है उससे तो हम लोग मुकर नहीं सकते, जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, व्यक्तित्व और स्वभाव, है ना, दो चीज़ यहाँ पे दिया है, दोनों में उनकी आचरण मतलब स्वभाव हो गया और व्यक्तित्व वो कैसा थे, है ना। रहने में एक बोलचाल वाला इंसान होता है, एक भावुक इंसान होता है, अकेलापन वाला, है ना। तो देखिए इनका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था, वो बढ़िया थे, सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर उनका है ना, सुंदर भी थे, लंबा भी थे और उनका जो शरीर था, उनका जो गठीला शरीर था, ये उनका व्यक्तित्व है ना। एकांत प्रिय अंतर्मुखी मूर्खी स्वभाव के वो इंसान थे, ज़्यादा चकपक वाले इंसान नहीं थे, एकांत प्रिय, उनको अच्छा लगता था अकेले रहना, है ना। एकदम किसी से उतना बात उतना करना, खुद से ही बात कर लेना और अपना अलग तरीका का स्वभाव था कि किसी के पास ना जाए, और ये बहुत बढ़िया स्वभाव होता है ना। इशारा वाला बात जो 8 क्लास में होगा लोग, वो पढ़ा होगा लोग, तो इन ऐसे लोगों के पास इशारा नहीं आ पाती हैं। तो ये भी जिनके पास ये चीज़ है, एकांत प्रिय इंसान जो है वो बड़ा सुखी इंसान होता है ना। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध, वो अपने मौन यानी कि चुपचाप रहते थे और मित भाषण के लिए, और बहुत ही प्यारा किसी से कभी बोला भी करते थे तो बहुत प्यार से बोलते थे, तो इसी के लिए वो प्रसिद्ध थे, है ना। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण उन्होंने लखनऊ, कश्मीर,
है ना, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला था। देखो, पिताजी डॉक्टर थे, है ना, अब इन्होंने, पिताजी खोजकर्ता थे, डॉक्टर की उपाधि था, है ना, तो उसी के चलते पिताजी का हर जगह तबादला होता रहता था, तो ये भाषा भी बहुत सारे सीख गए और उसी के साथ साथ इनका जो परिभ्रमण का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, तबादला होने का, रहने का जो चीज़ें था, संस्कार था, वो चीज़ इनको बचपन से ही मिलता गया कि जब ये पटना आए तो कहाँ कैसे रहे, मद्रास गए तो कैसे रहे, लाहौर गए तो कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ इनकी पिता की वजह से इनको मिल गया, है ना। अब देखिए इनकी अभिरुचि क्या थी, है ना, इनकी जो अभिरुचि थी वो किस चीज़ में थी, कैसा अभिरुचि थी। जैसे कि हम लोगों का अभिरुचि है, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने में मन लगता है, मेरी अभिरुचि हो गई। इसके साथ साथ हमें घूमने में भी, ट्रेवलिंग में भी बहुत मन लगता है, वो भी मेरी अभिरुचि हो गई। आप लोगों को भी पढ़ने में मन लगता होगा, अभिरुचि है ना। कोई और काम में मन लगता होगा, जो पॉजिटिव काम होगा, वो भी अभिरुचि है। ये ना कि अब कोनो लड़की पटा ले, उसको बोले कि उससे बात करने में मन लगता है, तो वो अभिरुचि नहीं है, वो लातखोरी है ना। काहे कि वो 2-4 महीना 2-4 साल के बाद छोड़ के चली जाएगी और तुम पगला जाओगे, है ना। पगलाने के बाद पढ़ाई हो जाएगी, वो भी जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो उसको अभिरुचि नहीं। पॉजिटिव वे में जो चीज़ होती है उसको अभिरुचि बोला जाता है ना। तो वहीं इनकी जो अभिरुचि है वो क्या क्या है देख लेते हैं लोग। बागवानी, है ना, जो बागवानी है यानी कि फूल पौधे लगाने में इनकी अभिरुचि है। पर्यटन यानी कि घूमने उमने में इनकी अभिरुचि है। अध्ययन, पढ़ने लिखने में इनकी अभिरुचि है। आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, साथ में फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्य यात्राएं, है ना। साहित्य की यात्राएं का मतलब जानते हो, साहित्य की यात्राएं का मतलब हो गया साहित्य की तरह, जैसे कि हम यहाँ हैं, है ना। अब हम क्या किए, अमेरिका के बारे में पढ़ लिए, चीन के बारे में पढ़ लिए, जापान के बारे में पढ़ लिए, है ना। आउट ऑफ इंडिया में जितना देश है, कोई कोई देश के बारे में पढ़ लिए, तो उन सारे देशों के बारे में, जिस जिस देश के बारे में हम पढ़े हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, साहित्यिक यात्राएं, है ना। यानी कि बैठे बैठे हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए इनके अभिरुचि बागवानी लगाने में थी, पर्यटन में थी, अध्ययन में थी, है ना। इसके अलावा और बहुत सारे काम, जैसे कि हो गया फोटोग्राफी करना, हस्तकला करना, शिल्प हो गया, है ना। यूरोप, एशिया यानी कि किताबें पढ़ना, डायरेक्ट ये कह सकते हो, ये सारे चीज़ लेकर, है ना। तो ये सारी इनकी अभिरुचियाँ थी। तो अभिरुचि कैसे याद लगना है, बागवानी में इनकी थी। यहाँ पे फोटो है, ये क्या हो गया आपका शिल्प विद्या जो होता है ना, वो हो गया, है ना। फोटोग्राफी हो गया, है ना। और ये जो है मान जाओ साहित्य का भी रुचियाँ है, इसमें भी थी, है ना। तो बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, है ना। इसके अलावा फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्पकला आदि में इनका बड़ा रुचि था। इसके साथ साथ अब एशिया, यूरोप, है ना, अमेरिका सहित कई देशों के साहित्य की यात्राएं की भी इनकी अभिरुचि थी, यानी कि उन चीज़ों को ये पढ़ चुके थे, है ना, उन देशों के बारे में। अब देखो ये जो यज्ञ साहब थे, अयज्ञ साहब, इनका कौन सी सम्मान और कौन सी पुरस्कार मिला है, ये भी इनके बारे में देख लेते हैं। अब इतना बढ़िया ये आदमी है, इतना जानकार वाले आदमी है, इतना इनके अंदर कला है, तो उनको कोई ना कोई, किसी ना किसी कला में कोई ना कोई पुरस्कार मिला होगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार से उनको सम्मानित किया गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब इनका कौन कौन सी सम्मान और कौन कौन सी पुरस्कार मिला है, इसे खूब बढ़िया से देखो, है ना। साहित्य अकादमी, देखो साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, सूगा जो कि यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ के एक पुरस्कार होता है सूगा पुरस्कार, है ना, का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माल आदि पुरस्कार, माला होगा, माला आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग, यानी कि जहाँ भी देश और विदेश के विश्वविद्यालयों में घूमने गए हैं वहाँ इनको सम्मानित किया गया है ना। और जो ये है साहित्य अकादमी हो गया, भारतीय ज्ञानपीठ हो गया, सूगा हो गया, ये सारे इनका पुरस्कार हैं, ये इतना इनको मिला है ना।
चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, इनका सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ सुगा हो गया है ना, और इनका अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला आदि पुरस्कार हैं, लेकिन ठीक है। और इनका सम्मान जब भी ये किसी हमारे ही देश के या किसी विदेश के विश्वविद्यालय में जब विजिटिंग करते थे तो वहाँ इनको सम्मानित किया जाता था, है ना। अब देखिए, ये भाई साहब इतना के साथ साथ पत्रकारिता भी किए हैं। पत्रकारिता का मतलब जानते हो क्या है? पत्रकारिता का मतलब, जैसे कि कोई पत्र, अभी हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इस अखबार में क्या मंथन करके क्या बढ़िया बढ़िया बातें दी जाती हैं, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। और ये जो बात दिया जाता है, जैसे कि इन्होंने कुछ बातें दी होंगी, इनके हिसाब से छपाया होगा, वो पत्रकारिता हो गया, है ना। इनके प्रमुख, इनके देखभाल में जो किया गया होगा काम, वो पत्रकारिता हो गया, है ना। और एक और हम बात कहना चाहेंगे कि एक काम करना, अगर आप लोगों को पेपर पढ़ने का, अखबार पढ़ने का बड़ा शौक़ होगा तो दैनिक जागरण नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तान नहीं पढ़ना है, प्रभात खबर नहीं पढ़ना है ना, पंजाब जौन भी होता है ये सब नहीं पढ़ना है। इस सब में तुम लोगों को यही मिलेगा कि यहाँ लूट हो गया, यहाँ मार हो गया, 4 गो लइकन के मम्मी थी कुंवारा संग फरार हो गई, यही सब मिलेगा। अब देखते होगे, अगर पढ़ना होगा तो 2 लाइन ही पढ़ना, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है ना, खूब बढ़िया से पढ़ना है ताकि फ्यूचर में काम आए। उसमें ये कहीं नहीं मिलेगा कि 4 गो लड़का के मम्मी फलानो से फरार, जो भी मिलेगा देश से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगा। एक पेपर लाओ, एक हफ्ता में पढ़ो, लेकिन किसको पढ़ना है? द हिंदू हो गया, है ना, क्या हिंदू हो गया, या हिंदू, द हिंदू अगर मन करे इंग्लिश में ही आता है, इसको पढ़ो, या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों पेपर में से अगर जो आपको अच्छा लगे वो, हर रोज नहीं पढ़ना है, नहीं हो पाएगा, एक पेपर लाओ, एक सप्ताह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है कि हर रोज एक न्यूज हम लोगों को मिलिए जाए, है ना। और यही सब दैनिक फैनिक ये सब प्रभात पढ़ोगे ना तो यही सब मिलेगा, है ना, कि एकरा संगे ओकर चक्कर था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। शराब से इतना धराया और यहाँ दारू पकड़ाया, है ना, ये सारी चीज़। और द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब पेपर जो पढ़ोगे ना तो देश विदेश के जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो होगी। और फ्यूचर में चलकर अगर किसी भी ऑफिसर्स लाइन की अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो यहीं पढ़ना पड़ेगा, और अभी से आदत रहेगा तो फ्यूचर में बड़ा काम आएगा, है ना। चलिए, अरे अभी तो हम तो बताइए नहीं कि यह कृतिया में आ गए, है ना। तो ये पत्रकारिता भी की है किस किस में, तो उस समय में जो एक सैनिक नाम के अखबार आया करता था, सैनिक जो कि आगरा में छपाता था, वो विशाल भारत जो कि कोलकाता में छपाता था, वो जो प्रतीक है ना, प्रयागराज में छपाता था, उसमें दिन मान जो कि दिल्ली में है, उसमें नया प्रतीक दिल्ली में है ना। नव भारत टाइम्स हो गई, नई इंडिया, वाट बाकू अक्रॉस अंग्रेजी में संपादन, है ना। ये सारे के सारे इनके समय का पेपर हुआ करते थे। सैनिक आगरा, विशाल भारत, है ना, प्रतीक हो गया, दिनमान हो गया, नया प्रतीक हो गया, नव भारत हो गई, टाइम्स हो गई, बॉट बुक अक्रॉस जो है, ये सारे उस वक्त पेपर हुआ करती थी। और इन सारे पेपरों में इन्होंने पत्रकारिता भी किए हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इनकी कृतियाँ के बारे में जान जाते हैं, है ना। काहे कि कृतियाँ भी बड़ा जरूरी है, और हम लोग जितने जान लेंगे बेटर होगा। ये ना कि अब भाग जाए, अभी काम है, काहे कि पूरा ऑब्जेक्टिव लगाना है ना। चलिए, इनकी कृतियाँ के बारे में हम लोग देखते हैं। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी। बाप रे, अज्ञ साहब जो है, जैसा नाम है, कैसा नाम है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यमय अज्ञ, इतना बड़ा का नाम है, वैसा ही काम है। देखो, 10 बरिस के उम्र में, कितना, 10 बरिस के उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने सिर्फ 10 बरिस के उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया, तो क्या लिखाएगा? अज्ञ, है ना। चलो, लेखन जो है इनका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, यानी कि जब ये कविता लिखते थे तो हिंदी में भी लिखते थे और अंग्रेजी में भी लिखते थे। रीजन ये था कि इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, है ना। चलो,
बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिख दिया। वाह, हाई देखा, हम लोग खेलने के लिए बचपन में ये गोली खेलते थे लोग, गुल्ली डंडा खेलते थे लोग, कबड्डी खेलते थे लोग। ये भाई साहब अयज्ञ साहब ने अपने बचपन में खुद खेलने के लिए एगो नाटक लिख दिए, जिस नाटक का क्या नाम है, इंद्र सभा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अयज्ञ साहब ने अपने बचपन में खेलने के लिए कौन सी नाटक लिखे थे। तो 4 गो ऑप्शन होगा, जिसमें एक ये भी होगा, इंद्र सभा, है ना। चलिए, 2 गो चीज हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट मिला। इन्होंने कविता लिखना 10 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया, और इन्होंने बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा एक नाटक लिख दिया। नाटक का नाम क्या है, इंद्र सभा, है ना। घर में देखो, घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे, है ना। इन्होंने घर में एक अपने हाथ से एक पत्रिका भी लिख दिए थे, जिसका नाम क्या था, आनंद बंधु। वो भी इन्होंने लिख दिए थे, वो भी छपाया गया बाद में, है ना। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे, और इन्होंने सबसे पहले उपन्यास कब लिखे थे, तो 1924-25 में वो भी अंग्रेजी में उस उपन्यास को लिखे थे। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की अकाउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ, है ना। सबसे पहल का ये भी पूछ सकता है कि इनका सबसे पहल का कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1924 में। अयज्ञ साहब की सबसे पहल का कहानी 1924 में प्रकाशित हुआ। अयज्ञ साहब के सबसे पहल का पत्रिका जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, है ना। दूसरा का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अयज्ञ साहब जो है उनका कहानी जो है किस पत्रिका में संपादित यानी कि प्रकाशित हुआ था, तो उसका नाम क्या है, स्काउट पत्रिका सेवा में। स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, है ना। चलिए आगे देख लो, थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है इसका जो टेस्ट है उसको लगा के आराम करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे लोग, है ना। 1930 के बाद नियमित लेखन विक्षमा जयदोल ये तेरे एक प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता टूटती गोया आदि कहानी संकलन शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप जो है 1952, अपने अपने अजनबी जो है 1961, सभी उपन्यास उत्तर प्रियदर्शी 1967, एक नाटक नगदूत चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर बा अबेरी आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितना बार सदा नीरा ऐसी कोई पर आपने देखा है आदि कविताएं संकलन। बाप रे बाप, एगो बात बताओ, इतना सारा इन्होंने कविताएं वगैरह वगैरह लिखे, ये सारे को याद करना संभव नहीं है, इनकी सारी कृतियों को याद करना संभव नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि ठीक है भाई साहब, लिखे हैं अपने लिए, लिखे देश दुनिया के लिए लिखे, हम तो उतना नहीं करेंगे। तो उनकी देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी हैं, और सिर्फ उसी को याद कर लेना है। देखो इनकी जो कृतियाँ हैं इतना सारा हम लोगों को याद नहीं करता है। उनकी अयज्ञ साहब जो है, इनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, इम्पोर्टेंट कृतियाँ इसको हम लोगों को याद करना है। कौन कौन सी है देखो, नियमित लेखन जो 1930 में शुरू हुआ था, इसको याद कर लेना है ना। नदी के द्वीप हरी घास पर क्षण भर, यानी कि एगो नदी के द्वीप को याद करना है, एक हरी घास पर क्षण भर, और एक शेखर एक जीवनी, है ना। शेखर एक जीवनी को याद करना है, हिरोशिमा को याद कर लेना है, मग्नदूत को याद कर लेना है, आंगन के द्वार को याद कर लेना है, सदा नीरा के याद कर लेना है। सदा नीरा जो है बहुत बढ़िया, इस सदा नीरा को 7 गो कवि मिल के लिखे थे लोग, है ना। तार सप्तक को याद कर लेना है। अज्ञ जी आधुनिक युग के थे, है ना, यानी कि हम लोगों को इतना याद कर लेना है ना। उनका सारी जितनी कृतियाँ हैं उन सारी कृतियों को छोड़ो, सिर्फ आप लोग इतना दिमाग में बैठा ले लो कि एक ये नियमित लेखन जो है ये इन्होंने लिखा था, एक नदी के द्वीप लिखा था, हरी घास पर क्षण भर, शेखर एक जीवनी, हिरोशिमा,
मगन दूत आंगन के द्वार सदा नीरा तार सपटक। इतना ही याद रखना है, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। काहेला हम लोग बिना फायदा के दिमाग चटवाएंगे, इससे अलावा कहीं से नहीं आएगा अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो। ठीक है, चलिए अब देखिए अज्ञ साहब जो है ना, इनके बारे में थोड़ा और जान लो। अज्ञ साहब जो है जी आधुनिक युग के थे। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अज्ञ साहब किस युग के थे, तो आधुनिक युग के। क्या अज्ञ जी का प्रयोगवाद टाइप के थे। किस अज्ञ जी जो थे ना, प्रयोगवाद, हर चीज को प्रयोग करना चाहते हैं, उसी टाइप के ये इंसान थे। ठीक है, इतना। अब हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे जहाँ वहाँ चलते हैं लोग, है ना। काहे कि इनकी कृतियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो कृतियाँ को हम लोगों ने शॉर्ट में देखा। चलिए अब थोड़ा सा और है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद चलिए अब यहां से इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारियां ले लेते हैं ना। सच्चिदानंद हीरानंद, देखिए नाम कितना बड़ा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिमा थे। यानी कि आधुनिक साहित्य के, आधुनिक ये ना कि ओल्ड, अभी के जो साहित्य है उसके एक प्रमुख प्रतिमा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि भी थे, एक कथाकार भी थे, है ना, विचारक भी थे और पत्रकार भी थे। ये सारी चीज हम लोगों ने पहले भी देखा है। साहित्य के अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी इनकी अवदान महत्वपूर्ण था, है ना। योगदान होगा यहाँ पे, योगदान महत्वपूर्ण था। यानी कि हमने यात्रा साहित्य के बारे में बताया है ना कि यहाँ पे पढ़कर अगर बैठकर अगर किसी देश के बारे में पढ़ लिए तो वो यात्रा साहित्य कहलाएगा, है ना। उन्होंने विशाल साहित्य के रचना की है जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देश, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सर्वजनात्मक को विस्तार दिया है ना। चलिए आगे क्या है, उनमें युग का प्रतिनिधित्व, इसको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं काहे कि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम बताते चलेंगे, है ना। उनमें युग के प्रतिनिधित्व करने वाली संगठित क्षमताओं में युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञ का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संयुक्त था, विशेष व्यक्तित्व संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन के उम्र में और विद्रोह विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। यानी कि जो अज्ञ साहब थे उनकी भूमिका एक क्रांतिकारी के रूप में भी रही है ना। चलिए आगे क्या कहता है, कारावास और जेल यात्राएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी भी की भी आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिनकी अज्ञ की तरह परस्पर असंबद्ध बीतों की तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। यानी कि अयज्ञ साहब के बारे में इसमें 2 पेज हम लोगों ने पढ़ा। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो थे भाई साहब ये आंदोलनकारी भी थे और आंदोलन के दौरान ही इनको पढ़ाई छूटा था, हमने पहले ही बताया था, है ना। ये एक क्रांतिकारी भी थे, ये भी याद रखना है। और इनको यातनाएं भी सहनी पड़ी जब ये जेल गए थे तो वहाँ पे, और जेल कब गए थे, द्वितीय महायुद्ध के समय इनको जेल में डाला गया था, है ना। यही सारे बातें इनको याद रखना है। और एक और बात इसमें याद रखना है कि जो अज्ञ साहब जी थे इनकी तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता थे। ये एक ऐसा इंसान थे जिनको बहुत सारे कार्य में आता था और सारे कार्य में ये क्या थे, दक्षता थे, पेशेवर दक्षता थे। यानी कि उनको जानकार थे और उनको इस काम में रुचि थी, 20 प्रकार के काम में, है ना। चलिए
एक 2 पेज है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे लोग जो करना है। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकांतता संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। कथा साहित्य में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञ की भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्ति के अरातल के ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतगुफील कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वाले अग्रणी रहे। हिंदी कथा साहित्य के मनोवैज्ञानिक गहराई लाने के श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञ को दिया जाता है ना। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है कि जो ये अज्ञ साहब थे, इनको किस चीज़ के लिए, मनोवैज्ञानिक है ना की गहराई लाने की श्रेय जो है किसको किसको दिया गया है, मनोवैज्ञानिक को गहराई लाने के लिए एक जितेंद्र कुमार को और एक अज्ञ साहब को, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो थोड़ी सी और हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके साथ तो वैधिकता, नैतिक, वैचारिक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञ ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञ ने हिंदी कहानी के भी भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञ की नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी अज्ञ साहब जो हैं आधुनिक युग के कवि हैं और इनके बिना, अज्ञ साहब के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो अज्ञ के बिना, है ना, की जा सकती है। अज्ञ के द्वारा ग्रीन शीर्षक में 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत, इसका शीर्षक लेखक के बाद द्वारा रोज कर दिया गया है, जो प्रेमचंद्र के बाद की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियां में परिगणित होती हैं, है ना। यानी कि रोज जो हम लोगों के चैप्टर है इसको कर दिया गया। वातावरण, परिस्थिति और उनके प्रभाव में चलते एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उत्थान अत्यंत कलात्मक रोती से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा काम मालती के घर, ये जो चैप्टर है इसका जो नायिका है कौन है, नायिका जो है कौन है, नायिका जो है कौन है, तो मालती है। मालती पर ही ये लेखक ने पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया है। यानी कि जो ये चैप्टर है उसी पर, यानी कि ये जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से बता रहा है। अकेले करना है, उनका दुर्लभ बीमारी और चिड़चिड़ाहट, पुत्र हमेशा रोता रहता है या तो सोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त कर लेती है ना। ये जो चैप्टर है, अब इसमें बताया गया है कि ये चैप्टर जो रोज है उसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि एक जब शादीशुदा औरत होती है, उसके पति जो है एक डॉक्टर हैं और वो मालती जो है अपने काम में सुबह से लेकर 11 बजे रात तक लगी रहती है। एक उसका बेटा भी है जो हमेशा या तो रोता रहता है या सोता रहता है, एक चिड़चिड़ासा रहता है, उसी के बारे में बताया गया है ना। चलिए, और कल जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है देखना। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के विनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे यह अपने जीवन का भार होने से ही चुल रही हो। पर संगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचरोत्तेजक रूप से पैदा हो जाते हैं। यानी कि जो स्त्री पर जो परिस्थितियाँ हमारे समाज ने डाल दिया है, इससे बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकता है अगर ये कहानी पढ़ा जाए तब, है ना। इनके इम्पोर्टेंट की रीतियाँ के बारे में हम लोगों ने तो यहाँ जाना ही था, है ना। किधर गया भाई, वाह हो, हाँ यहाँ तो जाना ही था, थोड़ा सा और यहाँ पे जान लो। अज्ञ जी का भूमिका क्रांतिकारी युग में रही है, ये भी हम लोगों ने पहले ही जान चुका है। अज्ञ जी के बिना नई कहानियाँ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये भी हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, तो जानने की उतना एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है ना। जो रोज ये चैप्टर जो हम लोगों का है उसका जो मुख्य पात्र है हम लोग कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट में जान जाओ। मुख्य जो पात्रा है मालती है ना, और उस मालती के जो पति हैं महेश्वर, ये हैं। यही दोनों लोगों के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर भाई
अज्ञ साहब ने लिख दिया है, क्योंकि मालती इनकी एक बचपन की दोस्त भी होती है, इसकी बहन भी होती है और उसकी शादी होती है तो उसके यहाँ 4 साल बाद जाते हैं तो देखते हैं कि मालती के जो लाइफ स्टाइल है उस एकदम चेंज हो चुकी है ना। तो ये खुद सोचते हैं कि यही मेरी दोस्त है, बचपन में हम लोग लड़े हैं, झगड़े हैं, खेले हैं, है ना, साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन कैसा इसके व्यवहार में एकदम चेंज हो गया, इसी बारे में सारे के सारी चीज़ लिखा गया है ना। चलिए अब यहाँ से अपनी ईमानदारी से जिसको जिसको हम लोगों ने पढ़ा लगभग 9-10 क्वेश्चन होगा, हमको लग रहा है 9 या 10 होगा। अगर जो सही पूरा का पूरा बता देगा मेरे इस तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। एगो गलत करेगा ठीक है चलेगा, उससे ज़्यादा गलत करेगा तो मेहनत करना है ना। चलिए तो लगाए टेस्ट, कोई दिक्कत। हम लोगों ने अयज्ञ साहब के बारे में जाना, खूब बढ़िया लेखक परिचय, और थोड़ा सा हम लोगों ने यही चीज़ जाना कि जो मालती है मुख्य पात्रा या नायकी, जो क्या बोला जाता है मेन क्या बोला है नायक है और नायकी है, तो नायकी इसमें मालती है और नायक कौन है, उसका पति है और लेखक साहब है ना। मालती के पति एक डॉक्टर होते हैं, ये कल हम लोग देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा टेस्ट लगा ले ऑब्जेक्टिव का, किससे, लेखक परिचय से रिलेटेड। चलो पहले का क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पर है, अज्ञ का जन्म कब हुआ था। टेंशन मत लो, आज कुछ नहीं देने वाले हैं, 1 रुपया का कोई गिफ्ट नहीं है, ठीक है, काहे कि पैसे में नहीं है, होगा तो फिर दिया जाएगा, है ना। अज्ञ का जन्म कब हुआ था, सबसे पहले का क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यमय अयज्ञ साहब थे, इनका जन्म कब हुआ था। 1911, 1913, 1914, 1915। कमेंट मी फास्ट, कब हुआ था इनका जन्म, कमेंट मी फास्ट, कमेंट मी फास्ट। हो गया होगा। चलो इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, है ना, याद है कि नहीं। थोड़ा देर सबसे पहले इनका जन्म के बारे में हम लोग पढ़े थे। दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है, बा इनका नाम हुआ, हम भी गड़बड़ा जाते हैं, है ना। उनका पूरा नाम क्या है, हीरानंद सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, या सच्चिदानंद हीरानंद है, या परमानंद है। तो बार बार हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, आयायन अज्ञ है ना, अज्ञ ये है इनका पूरा नाम, है ना। ये तो नामों पूछ देगा तो सबको पता चल जाएगा कि काहे कि इतना टेढ़ नाम पूरा बुके में नहीं है। चलिए तीसरा चैप्टर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अज्ञ भी सिर्फ पूछ सकता है, ज़्यादातर वही, पूरा नाम कम चांस, है ना। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है। शेखर एक जीवनी जो है, एक जीवनी जो है उसके लेखक जो है उसका नाम क्या है, लिखने वाला का नाम क्या है, क्या है, अज्ञ है, प्रेमचंद्र है, मुक्तिबोध है, या शरत चंद है। तो शेखर एक जीवनी इंपोर्टेंट कृतिया में हमने लगवाया था, कौन अज्ञ था, अज्ञ साहब ने लिखा था ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोज कहानी का नायिका का नाम क्या है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था नायक कौन है और नायिका कौन है। नायिका कौन है इसमें, चंपा है, रेणुका है, मालती है, या चमेली है। यही क्वेश्चनवा के लिए हम थोड़ा सा बता दिए थे कि नायक कौन है, नायिका कौन है, ना तो बोलता लोग कहाँ हम लोग पढ़े, काहे दे दिए हो क्वेश्चन, है ना। कौन है, चंपा है, या रेणुका है, या मालती है, या चमेली है। तो रेणुका है इसका नायिका। इसी के बारे में बहुत सारे बातें लिखा गया है कि इसकी शादी ब्याह हो जाती है, बेचारी चली जाती है, क्या क्या होता है जब जाते हैं लेखक साहब तो देखते हैं, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या है। जो डॉक्टर साहब थे उनका पति का नाम क्या है, ये भी हमने लास्ट में ही बताया था। मुनेश्वर, भुवनेश्वर, माहेश्वर, या अमरकांत क्या है, जो कि डॉक्टर साहब हैं। बताओ कौन है, कौन है, कौन है, तो माहेश्वर साहब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है का 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है माहेश्वर क्या करते थे। अरे बाल, सब तो क्वेश्चन हम अभी बता दिए हैं, है ना। तो क्या करते थे, डॉक्टरी या व्यवसाय या अध्यापक थे या खेती बाड़ी करते थे। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा, नायक नायिका के बारे में हमने बताया था, तो वहाँ पे बताया था उसके पति क्या थे, डॉक्टर थे, है ना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ होगा, अज्ञ का जन्म कहीं हुआ था, कहाँ हुआ था होगा, कहाँ हुआ था। जो अज्ञ साहब थे उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, गढ़कोला में हुआ था,
कस्या में हुआ था, बलमऊ में हुआ था या कर्मचावाद में हुआ था, ई जौन बता देगा उसको मिलेगा 1 रुपया फास्ट। आई विल गिव 1 रुपीज इफ जौन बता देगा जल्दी। कहाँ हुआ था? गढ़कोला, कस्या, बलमऊ, कर्मचावाद। तो हुआ था कस्या। कस्या में हुआ था उत्तर प्रदेश में, याद है? चलो द इंड हो गया, यानी कि हम लोगों ने लेखक परिचय को क्या किया? द इंड, है ना। और लेखक परिचय से ज़्यादा मज़ा हम लोगों को पढ़ने में जानते हो कहाँ आएगा पता है? जब हम लोग रोज पाठ पढ़ेंगे तब। हम बताए हैं ना कि एक लड़की जब शादीशुदा हो जाती है तो उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसी सारी परेशानियों को वर्णन किया गया है ना। और ये एक अज्ञ साहब जब जाते हैं अपने बचपन की दोस्त अपने बहन के घर, तो देखते हैं काहे से इसकी व्यवहार में बदलाव है, काहे नहीं, ये सारा बात अब हम लोग जानेंगे कल। अभी के लिए जो है, और ईमानदारी से बताओ कौना के साथ में साथ आया है? जौना को पूरा के पूरा आया हो उसको मेरे तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जौना का सही हुआ होगा उसको देंगे 1 रुपया। जल्दी भेज दो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, और कल इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और परसों इसका सारे के सारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखो, 5वां चैप्टर भी कर लेंगे ख़त्म, ठीक है। और बचपन वाला हरकतें ना किया करो कि ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भूल जाता है, वो भूल जाता है। अरे कैसे भूल जाया जाएगा? इतना मेहनत हम कर रहे हैं भुलाने के लिए। टेस्ट शुरू होने वाला है, डोंट टेक टेंशन, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं कल इसका सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।